मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक का नाम कृतिका है, भाग 2 है। और यह जो चैप्टर है वो कृतिका पाठ्य पुस्तक का 3rd नंबर का चैप्टर है। और जो आज की क्लास का जो शीर्षक है हमारा वह है रीढ़ की हड्डी के जो प्रश्न और उत्तर हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके शीर्षक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और यह इस चैप्टर का चौथा भाग है। 3 भाग में हमने इस चैप्टर से संबंधित बातें पढ़ी। उस चैप्टर के अंतर्गत व्याख्या को पढ़ा हमने, उसके अंदर छुपे हुए व्यंग्यार्थ को हमने पढ़ा, उसके अंदर छुपी हुई हमने जो भाषा थी उसको पढ़ा हमने, और इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हमने पढ़ा। यह चैप्टर संपूर्ण रीढ़ की हड्डी पर निर्भर है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की जिस प्रकार हड्डी होती है, बिना उसकी हड्डी के शरीर काम नहीं कर सकता है और हमारा शरीर जो है झुक जाता है, उसी प्रकार यह जो नारी है, जो महिला है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह टॉपिक है रीढ़ की हड्डी। अर्थात इस जमाने में, इस दुनिया में महिला भी एक इस दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। महिलाओं से ही ये दुनिया है, अर्थात हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बिना नारी के, बिना महिला के ये जमाना अधूरा है। इस विषय पर भी हमने इसके अंतर्गत चर्चा की थी। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ चल रहे हैं, इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा आपका पहला प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही रिलेटिव है। मैं आपके सामने प्रश्न को बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक सक्षम है? अर्थात जो आपके राम प्रसाद लड़की के पिताजी, गोपाल प्रसाद लड़के के पिताजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत एक जो विवाह से पहले जो लड़की को देखने की जो रस्म होती है, जो परंपरा होती है, उस पर ये पूरा चैप्टर है। इसमें मुख्य रूप से जो नायिका है वह उमा है, राम प्रसाद जी की बाबूजी की बेटी, और वही उसी के इर्द गिर्द यह पूरा चैप्टर घूम रहा है। हालांकि बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, शिक्षा से संबंधित बातें काफ़ी हैं इसमें, लेकिन यह पूरा चैप्टर उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, जब लड़के वाले अर्थात गोपाल प्रसाद जी अपने शंकर लड़के को लेकर आते हैं लड़की के घर पर, और राम प्रसाद जी जो कि लड़की के पिता, उमा के पिता होते हैं, आपस में बातों पर ये उनमें एक तर्क होने लग जाता है कि पहले का ज़माना अच्छा था और आज का ज़माना कुछ उससे हटकर है। अर्थात इस आज के ज़माने को उस तरीके से बेकार बताना चाह रहे हैं वो। लेकिन हमें यह बात हमें बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं ज़माने में। उस समय की बात थी, उस समय की जिस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं हैं उस तरीके का बर्ताव हुआ करता था। आज की समय परिवर्तन की वजह से परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं, तो यह बात हम तर्क संगत नहीं कह सकते हैं। यह बात तर्क संगत नहीं है राम प्रसाद और गोपाल प्रसाद जी की कि वह जमाना बहुत अच्छा था, यह जमाना बहुत खराब है। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज के ज़माने में, आज के युग को देखते हुए, जमाने को देखते हुए लड़कियों को पढ़ाना भी अत्यावश्यक है। तो इस बात को हम तर्क संगत नहीं कह सकते हैं। वो हर बात पर, उनमें किसी भी बात पर किसी प्रकार की बहस होती थी तो वो इसी बात को कहने लग जाते थे कि पहले का ज़माना, हर बात पर पहले का ज़माना, अर्थात पहले का ज़माना भी ठीक था, आज का भी ज़माना ठीक है। उस समय की जैसी परिस्थितियाँ थी उसके अनुकूल कार्य किया करते थे लोग, और आज की जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय का ज़माना अच्छा था, कि आज का ज़माना खराब है, या आज का ज़माना अच्छा है उस समय का ज़माना खराब है। तो कहने का तात्पर्य जो भी समय होता है, समय के
अनुकूल परिस्थितियों के, अनुकूल विषमताओं के कारण समय बदलता रहता है, समय के अनुकूल परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, तो हम इस बात को तर्कसंगत नहीं कह सकते। आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या प्रश्न का उत्तर है उसे भी जरा सुन लीजिए। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह बीते हुए समय को ज्यादा अच्छा बताता है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें उस समय में अच्छी रही हों, पर सारी बातें अच्छी रही हों यह संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यक नहीं है उस समय की बातें अच्छी हों लेकिन सारी बातें अच्छी हों। भाई कुछ रूढ़ी परंपराएं हैं जो आज का युग उन्हें स्वीकार नहीं करता है, उस समय की रूढ़ी परंपराएं हैं वो। तो कहने का तात्पर्य हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस जमाने की सारी बातें सही हैं। हाँ, कुछ एक बातें सही हो सकती हैं संस्कार से संबंधित, परंपराओं से संबंधित, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय की पहले वाले जमाने की बातें सब सही हुआ करती थी। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हों यह आवश्यक नहीं है। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले ही आवश्यक न समझा जाता रहा हो, पर आज स्त्रियों की शिक्षा समाज की आवश्यकता बन चुकी है। इसी तरह आज की बातें आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हैं और तत्कालीन समाज के लिए वे बातें अच्छी रही होंगी। इस प्रकार उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं है, अर्थात उस जमाने की और आज के जमाने की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उस जमाने में जिस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी उसके अनुकूल कार्य हुए होंगे। आज की जमाने के, आज का समय है, कुछ अलग परिस्थितियां हैं, तो ये नहीं कह सकते हम किसी भी जमाने को कि ये सही है या वो सही है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप का लड़की को उच्च शिक्षा दिलवाना अर्थात कॉलेज तक की शिक्षा दिलवाना, BA, MA, BSc की शिक्षा दिलवाना, और फिर जब लड़के वाले उसके घर पर आते हैं उमा को देखने के लिए, राम प्रसाद जी के घर पर, तब उसके सामने वो उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। अर्थात उनके सामने एक मजबूरी बन जाती है कि आज का जमाना जो है वो उच्च शिक्षा को पसंद करता है, लेकिन जो उस उमा को देखने आ रहे हैं गोपाल प्रसाद अर्थात लड़के के पिता, शंकर के पिता, वे उच्च शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं। बट राम प्रसाद जी को अपनी बेटी की शादी करनी है, अत्यावश्यक है, समय के अनुसार समाज स्वीकार नहीं करता है। आप जानते ही हो लड़कियों को घर पर रखना समाज हमारा स्वीकार नहीं करता है। एक बार लड़के की शादी ना हो लेकिन लड़कियों की शादी कराना आज के समाज का अत्यावश्यक कार्य है। जो माँ बाप की एक अंतिम पूंजी होती है भले ही, लेकिन उसका व्यवहार करना अत्यावश्यक होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये विरोधाभास दोनों बातें हैं। उच्च शिक्षा भी रामस्वरूप जी अपनी बेटी को दिलवाए लेकिन लड़के वाले जैसे, तो इसका यह कारण है, यह विरोधाभास वाली बात क्यों आई? यह विरोधाभास वाली बात इसलिए आई क्योंकि जो गोपाल प्रसाद हैं, शंकर के पिता हैं, जो लड़की को देखने आए हैं, वे उच्च शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं और वे केवल निम्न शिक्षा को पसंद करते हैं। केवल लड़की की खूबसूरती, काम धंधा, केवल घर के एक नौकर की तरह, बिजनेस की तरह मानते हैं उस विवाह को। इसलिए लेकिन राम प्रसाद जी को शादी करनी है बच्चे की, तो उस समय उनको अपनी बेटी की BA वाली शिक्षा को छुपाना पड़ा और उन्हें यह कहना पड़ा कि यह मैट्रिक पास है, अर्थात मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ी लिखी है, क्योंकि सामने वाले अधिक शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। भले ही वकील थे, वो पैसे से वकील थे, उच्च शिक्षा वाले थे, लेकिन वो बहू को केवल अपने किचन तक ही रखना चाहते थे, रसोई तक चाहते थे, अर्थात रूढ़ी परंपरावादी विचारों के थे। लेकिन आज का युग रूढ़ी परंपरावाद को मानने वाला नहीं है। आज का युग है वो नई शिक्षा, नई कानून, नई रीति रिवाजों, नई रस्मों को मानने वाला है। तो उन्होंने दोनों प्रकार का मतलब अपना
यह चीज रखी तो यह यही विरोधाभास का कारण है। उमा के पिता रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले तथा शिक्षा के समर्थक थे। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। पैसे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को उमा का बीए पास होना छिपा जाते हैं। उनके आचरण का यह विरोधाभास उनकी विशेषता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। अर्थात गोपाल प्रसाद जी जैसे रूढ़िवादिता अर्थात पूर्व के उस रूढ़िवादिता को मानने वाले ऐसे लोगों के सामने उन्हें झुकना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। रामस्वरूप जी अपनी बेटी के विवाह के लिए जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार का चाह रहे हैं कि मेरी लड़की लड़कों वालों के सामने इस प्रकार से उपस्थित हो, इस प्रकार से उसका चाल ढलन हो, इस प्रकार से उसका बोलने का तरीका हो, अर्थात वो हर प्रकार से झुकती रहे। लेकिन वो इस प्रकार नहीं करती है, क्योंकि जो बेटी है वो सच चरित्र की है, चरित्रवान है, सादगी जीवन जीने वाली है, वास्तविकता के जीवन को जीने वाली है। अर्थात उसने अपने आप को किसी प्रकार के ढंग के रूप में उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया। जो कुछ भी जैसा भी जानती थी, यहाँ तक उसने अपने बीए की शिक्षा के बारे में भी कह दिया कि मैं बीए पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन ये उनके लिए राम प्रसाद जी के लिए भी उसकी बात थी, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद थे और उनका बेटा था शंकर, वो उच्च शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हमारे भाऊ जो आए हमारी गुलामी करें, अर्थात हम जैसा कहें वैसा वो प्रस्तुत हो। और इधर आपके राम प्रसाद जी जो लड़की के पिता थे, उमा के पिता थे, वो भी यही चाहते थे कि कैसे भी मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। तो इस प्रकार उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो चरित्रवान, पढ़ी लिखी और उज्जवल भविष्य वाली थी। उसने उस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया जिस प्रकार राम प्रसाद जी चाहते थे। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने सज धज कर जाए तथा अपनी बीए पास होने की बात छिपाकर 10वीं पास होना बताए। वे चाहते कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। अतः लड़की कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं है कि किसी के इशारे पर कार्य करे। उसका भी अधिकार है कि जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है उसके बारे में जाने। उसकी रुचियों, पसंद नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल लड़की कोई मूक जानवर नहीं है, जैसा कि उसे डाल दो वैसा ही खा ले। उसका भी अधिकार है, जितना लड़के वालों का अधिकार है, लड़के का जितना अधिकार है पूछने का, उतना ही लड़की का अधिकार होना चाहिए पूछने का। लड़के वाले तरह तरह की बातें इतनी पूछते हैं लड़की वालों से, लेकिन लड़कियों वालों का भी अधिकार होना चाहिए कि उनके लड़के के बारे में वो भी जानने का अधिकार रखें कि वो लड़की केवल एक दिन के लिए नहीं रहेगी लड़के के साथ, उसकी भी जिंदगी भर के लिए। इसलिए उस लड़की की पसंद और नापसंद का भी सम्मान होना चाहिए। इस चैप्टर में यही शिक्षा मिलती है कि हमें रूढ़िवादी परंपराओं को, कुछ ऐसी परंपराओं को त्याग देना चाहिए जिन परंपराओं के माध्यम से हमारा फ्यूचर खराब हो या हमारी जिंदगी खराब हो। ऐसी परंपराओं को हमें त्याग देना चाहिए। यहाँ यही हमें प्राप्त हो रहा है इस चैप्टर से। तो जो उमा है वह भी ये चाहती है कि मैं भी उस लड़के के बारे में जानूं, उस लड़के के बारे में मुझे जिंदगी बितानी है। जिस प्रकार लड़का वाला मुझे पूछ रहा है सब चीजें, तो मेरे पिताजी भी उनसे सारी चीजें पूछे और मैं भी पूछूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद विवाह को
बिजनेस मानते थे और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार में राम प्रसाद जो है लड़की के पिता, वह उमा की उच्च शिक्षा छिपाना चाहता है और उच्च शिक्षा छिपाकर उस लड़की की शादी करना चाहते थे। बट गोपाल प्रसाद जो थे वो विवाह को बिजनेस मानते। क्या आपकी दृष्टि से दोनों ही अपराधी हैं? हाँ, इसके उत्तर में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही समान दृष्टि से अपराधी हैं। हालांकि जो राम प्रसाद जी हैं उन्होंने कम अपराध किया है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी ने बहुत अधिक अपराध किया है। वो कैसे? राम प्रसाद जी ने तो अपनी बेटी की शादी के लिए केवल उस बेटी की शिक्षा को छुपाया, बीए वाली शिक्षा को। उन्होंने कोई बड़ा अधिकार का हनन नहीं किया, बड़ा कोई अपराध नहीं किया लड़की के पिता ने, राम प्रसाद जी ने, बाबूजी जो थे। बट लड़की के जो पिता थे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। अपराध क्या किया कि वो लड़की को एक घर पर आना, एक मूक जानवर की तरह समझना, एक बिजनेस समझना लड़की के विवाह को, लड़की को, जिसको लड़की कहते हैं लड़की स्वर्ग है और दहेज नर्क है। जो इस प्रकार की जो भावना थी गोपाल प्रसाद जी की, अर्थात इस चीज को वो स्वीकार नहीं करते थे। वो लड़की का घर पर आना, उसको एक मूक जानवर की तरह रहना, अर्थात जैसे वो कहे वैसे चलना, जिस प्रकार वो कहे, मतलब एक गुलामी का स्वरूप। इस प्रकार की जो भावना, जो कि इस प्रकार की भावना चाहिए कि बहुत स्वर्ग होती है, बाकी सब नरक होता है, यह सबसे बड़ा अपराध का काम कर रहे हैं आज के समाज में। जो लड़की को जो घर पर आती है वधू के रूप में, उसके साथ में नौकरशाही व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उसके साथ में नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है। उसको केवल किचन तक रखा जाता है, उसको बंधन में बांध दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, उसको सत्य के समीप नहीं आने दिया जाता है, उसे न्याय की बातें करने से रोका जाता है। क्या उसके अधिकार नहीं है? क्या वो खाना नहीं जानती है? क्या उसे पसंद और नापसंद का ज्ञान नहीं है? कहने का तात्पर्य है, अपनी लड़की के साथ में इतना सुंदर व्यवहार करते हैं और बाहर से जो लड़की आती है उसको वधू समझकर, उसको नौकर समझकर, नौकरशाही उसके साथ में व्यवहार करते हैं। ये सबसे गलत है। और ऐसे लोग इस जमाने में कलंक की तरह हैं, जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो दूसरे की बेटी को बहुत समझ और उसे नौकर समझकर पेश करते हैं, अपनी बेटी को बेटी समझते हैं। इस प्रकार का जो इस जमाने में व्यवहार करते हैं, इस समय के वो कलंक हैं, उन पर कलंक का धब्बा लगा हुआ है। वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो दूसरे की बेटी को घर पर आती है उसे नौकर समझते हैं और अपनी बेटी को आप बेटी समझते हो। मैं कहूँगा दोनों बेटियां समान हैं, चाहे वो खुद की आपकी बेटी हो, चाहे वो दूसरे के किसी बाप की आपके घर पर बेटी आ रही हो, वो बेटी और आपकी बेटी समान है। दोनों का अधिकार है। जितना आपकी बेटी का अधिकार है आप पर, उतना ही दूसरे की बेटी का अधिकार है आप पर। उसे भी जीना आता है, वो भी उड़न खटोले की तरफ उड़ना चाहती है, वो भी परी की तरफ उड़ना चाहती है, वो भी सभी अधिकारों के बारे में जानना चाहती है, वो भी पसंद और नापसंद के बारे में जानना चाहती है। आपका इस प्रकार का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोपाल प्रसाद जी जो लड़के के पिता है, तरह तरह की बातें पूछना लड़की के बारे में और अपने अनुसार उस लड़की को चलाना और एक विवाह को, लड़की के विवाह को, अर्थात जो बहू आती है घर पर, उसको एक बिजनेस की तरह जो समझना, उनका बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार का इनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है क्या? जो उमा है गोपाल प्रसाद जी से जब प्रश्न करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, लड़के के पिता ने बहुत कम प्रश्न नहीं किए, बहुत प्रश्न, बहुत अच्छा लगा जो प्रश्न
एक से बेहतर प्रश्न किया, हर चीज को जाना। क्या ये सही है? एक मायने में देखिए आप, क्या सही है? लड़की को देखा, लड़की से फिर क्या ये सही है? कि लड़की से तुम हजारों प्रश्न करो, लेकिन लड़की से कुछ भी नहीं करो। उमा ने जब कहा कि आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहना चाहती है कि मेरे बारे में आपने सब कुछ पूछ लिया, क्या आपने अपनी बेटी के बारे में बताया जो कि बताना चाहिए? मेरे आपने संगीत के बारे में पूछ लिया, मेरी पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, मुझे गाना आता है वो पूछ लिया, मुझे बजाना आता है वो पूछ लिया, चलने चाल ढलन चेहरा मोहरा सब कुछ पूछ लिया, लेकिन आपने अपने बेटे के बारे में कुछ बताया? आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? बाइबल देखिए, वो आपके सहारे चलता है। और क्या बताऊं इसकी? और आपके बेटे का चरित्र बताऊं मैं? आपका बेटा लड़कियों के हुस्न में ताकता झांकता हुआ, में कूदता हुआ, लड़कियों को ताकता हुआ डोलता फिरता है। अर्थात ये सारी बातें उस लड़के वालों से की तरफ कहना चाहते ही है कि तुम लड़के वालों से हजारों प्रश्न करते हो और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हो। देखिए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। कौन सी कमियां? गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल तथा खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहता है, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देती। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में भले ही पढ़ रहा है, लेकिन वहां गुलछर्रे उड़ा रहा है। शंकर का चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है, लड़कियों की उस्तल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा जाता है। उसमें शंकर में आत्मविश्वास की कमी है, वह झुककर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। ये सारी कमियां हैं। आपने मेरे बारे में सब कुछ जाना, मेरी कमियों के बारे में सब कुछ जाना, मेरी अच्छाइयों के बारे में सब कुछ जाना, लेकिन आपने अपनी बेटी के बारे में बताया कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? यह रीढ़ की हड्डी कहना उमा का इन सारी चीजों की ओर संकेत करता है। अर्थात कौन कौन सी चीजों की ओर संकेत करता है? कि आपके बेटे का अधिक कोई चरित्र अच्छा नहीं है, आपका बेटा आत्मविश्वासी नहीं है, आपका बेटा अपने सहारे से नहीं चल सकता है, और आपके बेटे का चरित्र भी सही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों के हॉस्टलों को ताकता फिरता रहता है। और भले ही आपके बेटे ने मेडिकल की पढ़ाई की हो, लेकिन उतना होशियार भी नहीं है आपका बेटा। इन सारी चीजों की तरफ यह जो उमा का कहना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, इनसे यही तात्पर्य है। यहां तक कि आपके लगभग 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं इस भाग में। अगले भाग में जो हमारे और भी बचे हुए कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम अगले इस चैप्टर के भाग में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को आप अच्छे से सुनते रहिए, मनन करते रहिए, चिंतन करिए, और भी अपनी तरफ से आप उत्तर देने की कोशिश करें, उत्तर लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।